ये पेरुवियन कोस्ट पे विंटर टाइम के अंदर कोल्ड अपस्ट्रीम, जिसको कि हम्बोल्ट कोल्ड करंट भी कहते हैं, यहाँ पे एंटर होता है। इसके एंटर होने का रीज़न होता है कि यहाँ पे ट्रेड विंड्स चल रही होती है। ट्रेड विंड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रेड विंड्स किस तरीके से ओरिजिनेट होती है और किस तरह से जाती है। तो ट्रेड विंड्स यहाँ से इस तरीके से जा रही होती है। इस ट्रेड विंड्स की वजह से यहाँ पे जितना भी वार्म वाटर होता है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। वार्म वाटर ओशन के ऊपर होता है क्योंकि वो लाइट होता है, और ये इस विंड के साथ इस डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे इंडोनेशियन कोस्ट के आसपास यहाँ पे ये सारा वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। जब ये वार्म वाटर इस डायरेक्शन में मूव होता है, उसी समय नीचे से कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होती है, और इसी कोल्ड वाटर अपवेलिंग को हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। हम्बोल्ट। यहाँ पे क्योंकि वार्म वाटर इकट्ठा हो गया है तो यहाँ लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था किस तरीके से कि जहाँ पे भी टेम्परेचर कम होता है वहाँ लो प्रेशर होता है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ लो प्रेशर होता है। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेगा इधर, और इधर लो प्रेशर बेल्ट। ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है और ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये नॉर्मल कंडीशन है। यही नॉर्मल कंडीशन जब एनफोर्स हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा फोर्स के अंदर आती है, तो उसको ला नीना कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जब ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो उसको अल नीनो कहते हैं। अल नीनो जब आता है तब ये विंड्स जो कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये वीक हो जाती है। इसी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के वीक होने की वजह से यहाँ पे कोल्ड वाटर अपवेलिंग नहीं होती है, और ये जो कोस्ट है ये बहुत ही ठंडा पड़ जाता है। यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा रहता है, और उसी वजह से यहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है और यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जो रिवर्सल है इसी को सर्दर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। अल नीनो और सर्दर्न ऑसिलेशन की वजह से मॉनसून पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मॉनसून से आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे जैसे हम मॉनसून पे आएंगे उसके बाद हम इसी चीज़ को वापस आगे बढ़ाएंगे। इंडियन मॉनसून की जो थ्योरी है इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है लैंड एंड सी ब्रीजेस से। ये सबसे पहली थ्योरी दी गई थी। लैंड एंड सी ब्रीज थ्योरी का मतलब है कि यहाँ लैंड एरिया समर टाइम के अंदर ज़्यादा गर्म होता है, और ये जो ओशियानिक एरिया है ये कम गर्म होता है। इसी वजह से जो ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हुआ है तो यहाँ लो प्रेशर रीजन होगा, और ये रिलेटिवली हाई प्रेशर रीजन होगा, और यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स एंटर होगी। सिमिलरली यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के अंदर हाई प्रेशर बेल्ट होगा, हाई प्रेशर रीजन होगा, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लैंड एरिया के अंदर विंड्स एंटर होगी। ये सबसे पहली थ्योरी दी गई थी। अल ब्रूनी नाम के एक साइंटिस्ट थे फ्रॉम अरेबिया, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न व्यू जो है ये चेंज होता गया। उसके बाद पता लगा कि मॉनसून जो है वो इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। ये वन ऑफ द फैक्टर्स है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। हमने देखा था सबसे पहले कि यहाँ इक्वेटर पे लो प्रेशर रीजन है, जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर भी कहते हैं। इसी इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे दोनों तरफ से विंड्स आ रही होती हैं, यहाँ से इस तरीके से, और इसके नीचे यहाँ से इस तरीके से। इस दोनों तरफ जो ये विंड्स आपस में मिल रही हैं, इसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ITCZ जो है ये 5 डिग्री नॉर्थ,
से 5 डिग्री साउथ तक होता है। इस ITCZ के बीच का ये जो रीजन है ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, 5 डिग्री फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। इस जोन के अंदर वेस्टर्ली विंड्स वेरी होती है इस डायरेक्शन में। ये जोन ऐसा है जहाँ पे लो प्रेशर है और इन जनरल विंड्स ऊपर की तरफ उठ रही होती है। ये विंड्स बहुत ही लो स्पीड के अंदर वेस्टर्ली डायरेक्शन में भी मूव हो रही होती है। इस वेस्टर्ली डायरेक्शन, ये जो विंड का जो वेस्टर्ली डायरेक्शन है, ये रीज़न है इसका अर्थ का मूवमेंट। अर्थ जो हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसी मूवमेंट की वजह से ये विंड्स भी इसी डायरेक्शन में बहती हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से हमको चीज़ें कनेक्ट करनी है। ये अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट की वजह से यहाँ पे ये डायरेक्शन है। ये वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट जो है अर्थ का, वही रीज़न है कि हम सैटेलाइट जो है हमारे सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लॉन्च करते हैं और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग जो है ये जितना इक्वेटर से क्लोज होगा उतना ही इजी होगा, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर अर्थ की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ पे इक्वेटर रीजन पे जो वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी, ये सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पोलवर्ड मूव करते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे है। तो सैटेलाइट लॉन्च जो है वो इक्वेटर से क्लोज होगा और वेस्ट टू ईस्ट मूव होगा, तो उसको आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में अगर सपोज करिए एक्स वेलोसिटी की एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और इसी डायरेक्शन में हम एक वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इसी एरिया के ऊपर से अगर हम फेंकें तो उसकी वेलोसिटी एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हम डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकें तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी। तो अगर हम सैटेलाइट को इस डायरेक्शन में लॉन्च करते तो हमको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हमारी अर्थ की स्पीड जो है, इसको पहले अर्थ की स्पीड को नेगेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ओवरकम करके सैटेलाइट की स्पीड से भेजना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि हम श्रीहरिकोटा से यहाँ पे ईस्टर्न डायरेक्शन में इसको भेजते हैं सैटेलाइट को। हम यहाँ पे अभी विंड्स के ऊपर थे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के अंदर विंड्स वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रही है। समर, ये जो कंडीशन है ये है इक्विनॉक्स का। इन जनरल जनवरी के अंदर और सितंबर के अंदर ये इस तरह की कंडीशन होती है। जैसे जैसे सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मूव होता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे गुजरात से निकल रहा होता है। जून, अराउंड 23 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की रेज डायरेक्टली अबव होती है। तो सन की मूवमेंट समर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है तो उसकी मूवमेंट इस तरीके से ऊपर की तरफ होती है और बाय जून यहाँ पे आ जाता है। और मार्च के समय पे इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है। ये मार्च में की पोजीशन है और ये जून की पोजीशन है। तो फ्रॉम मार्च टू जून अर्थ, सन जो है यहाँ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मूव कर गया है। जैसे जैसे अर्थ, ये सन की मूवमेंट होती जा रही है, वैसे वैसे ये ITCZ जो है ये भी ऊपर की तरफ मूव होता जा रहा है। हमने देखा था इक्वेटर के ऊपर ITCZ की फॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अर्थ, सन की रेज जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर होती है। इसी वजह से यहाँ पे हीट जो है सबसे ज़्यादा आती है और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट जनरेट करती है। लेकिन सन जैसे जैसे ऊपर मूव करता जा रहा है वैसे वैसे ITCZ भी ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। तो ये जो ITCZ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसी वजह से ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं ITCZ के अंदर, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और जब समर, जून मंथ के अंदर ये ITCZ इस तरीके से क्रिएट होगा। हमने देखा था कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्यों होता है, क्योंकि लैंड और ओशियन रीजन के अंदर, दोनों के अंदर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है, उस वजह से ये इस तरीके का शेप बनेगा। तो ये
शेप जो ये जो ITCZ जो यहाँ से यहाँ मूव हुआ, उसी के साथ वेस्टर्लीज जो मूव हुई, तो ये जो वेस्टर्ली है इसी को मॉनसून विंड्स भी कहा जाता है। ये सेकंड थ्योरी आई थी, लेकिन बाद में पता पड़ा कि सिर्फ यह नहीं है, इसके अलावा भी और भी चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरीके से विंड मूव हो रही है, ये सेकंड कंडीशन। अभी हम इसके बाद की चीज़ें देखेंगे। अभी ITCZ एक बार इधर मूव हो गया है, ये ITCZ है जो कि यहाँ मूव हो चुका है। इसके ऊपर की विंड डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसके नीचे की विंड डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड्स इक्वेटर के नीचे यहाँ पे इस तरीके से होती है। जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स बन जाएगी इस तरीके से। इसका रीज़न भी सेम, कॉरियोलिस फोर्स है। यहाँ पे विंड्स इस डायरेक्शन में अगर एंटर होगी इक्वेटर से इस तरीके से, तो यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स इसको राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, और इसी फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहा जाता है, साउथ ईस्ट विंड्स कहा जाता है, और इसी साउथ ईस्ट विंड्स को साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है। ये देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो यहाँ पे ये विंड्स जो आ रही हैं ये साउथ सर्दर्न डायरेक्शन से आ रही है और वेस्टर्न पार्ट से आ रही है, तो इसीलिए इसको साउथ वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि विंड्स की जो डायरेक्शन दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती है कि जहाँ से विंड्स जिस डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है उसके ऊपर उसको कहा जाता है। लेट्स से साउथ वेस्ट से अगर आ रही है तो उसको साउथ वेस्ट कहा जाएगा। सिमिलरली अगर विंड वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो उसको वेस्टर्ली कहा जाएगा, अगर ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है तो उसको ईस्टर्ली कहा जाएगा। इसीलिए इस विंड्स को साउथ वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है, और इसी वजह से इसका नाम साउथ वेस्ट मॉनसून भी है। ये विंड्स जब यहाँ एंटर करेगी तो साउथ वेस्ट मॉनसून बनाएगी। इसके अलावा जो मॉनसून को इफ़ेक्ट करती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। अब हम देखेंगे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम इससे पहले हमने देखा था कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव होती है। जेट स्ट्रीम इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव होती है। जेट स्ट्रीम जो है ऑल ओवर अर्थ मूव हो रही होती है और इस तरह से साइनूसोइडल वेव्स की तरह मूव होती है। इसकी साइनूसोइडल इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्यों है उसका एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नहीं पता है। मेनली ऐसा कहा जाता है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये ऐसा होता है कि जब भी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट अगर ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और वो इस तरीके से कर्व लेगी, और जब स्पीड डिक्रीज़ होगी तो इस तरीके से कर्व लेगी। तो ये जेट स्ट्रीम ऑल ओवर द अर्थ अपर ट्रोपोस्फियर के अंदर बह रही है। ये जेट स्ट्रीम बाय समर इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होती जाती है। विंटर टाइम पे ये जेट स्ट्रीम सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे जैसे समर आता जाता है वैसे वैसे जेट स्ट्रीम की स्ट्रेंथ जो है ये कम होती जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम यहाँ इंडिया इधर ये तिब्बत प्लेट्यू है इस डायरेक्शन। हम इधर तिब्बत है। समर टाइम में
ये तिब्बत प्लेट्यू जो है ये बहुत हीटअप हो जाता है। सिमिलरली इंडियन प्लेट्यू भी हीटअप हो जाता है, बट तिब्बत प्लेट्यू की खासियत ये है कि ये बहुत ऊंचाई पे है। अराउंड 4000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। अगर हम एवरेस्ट से कंपेयर करें तो एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर्स है। इसके अराउंड हाफ हाइट पे ये प्लेट्यू है, और ये प्लेट्यू जो है ये बहुत ही बड़ा प्लेट्यू है। इसका एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये जो बहुत ही हाई हाइट के ऊपर ये जो प्लेट्यू है, जब ये गर्म होता है तो इसके सरफेस पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है, और सिमिलरली इसके ऊपर जो है अपर ट्रोपोस्फियर के अंदर हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है। देखिए, लो प्रेशर कंडीशन का मतलब लो हाई टेम्परेचर की वजह से विंड्स ऊपर की तरफ मूव होती है, तो ये लो प्रेशर जोन बनता है। सिमिलरली अपर ट्रोपोस्फियर के अंदर ये विंड सारी ऊपर जाके इकट्ठा होती है और दोनों डायरेक्शन में मूव होती है, और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। लो प्रेशर बेल्ट जब भी क्रिएट होता है तो एयर कन्वर्ज हो रही होती है, इस तरीके से दो तरफ से एयर कन्वर्ज होती है और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। सिमिलरली हाई प्रेशर बेल्ट के अंदर एयर हमेशा डाइवर्ज हो रही होती है दो डायरेक्शन में। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन इस तरीके से क्रिएट होते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर जो 4000 मीटर पे है, ये लार्ज एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है समर टाइम के अंदर, और लोअर तिब्बत पे लो प्रेशर और अपर तिब्बत जो अपर एटमॉस्फेयर है तिब्बत के जस्ट ऊपर, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करता है। ये हाई प्रेशर जोन जो है इसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्रिएट होती है। इससे पहले हमने देखा था जेट स्ट्रीम जो कि वेस्टर्ली है, वेस्टर्न डायरेक्शन में बह रही है इस तरीके से। यहाँ से जेट स्ट्रीम जो क्रिएट होगी, ये हाई प्रेशर बेल्ट जो अपर एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया, हाई प्रेशर की वजह से दोनों तरफ या हर डायरेक्शन में विंड डिफ्लेक्ट होती है। ये विंड एक इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी। तो ये जो दो पार्ट में जो ये विंड्स डिवाइड होती है, ये जो एरिया, ये जो इसकी आर्म है विंड की, ये लेक बैकाल